हाय गाइज, वेलकम टू गरी एकेडमी। आज हम परसेंटेज के कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था 22 और 21 वाले जो भी पीवाईक्यू थे परसेंटेज के, वो डिस्कस किए थे और आपको बताया था कि जो पीवाईक्यू है वो कितने आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो। और आज हम 20 और उससे पहले के 20 या 19 ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी एक बार देख लो, और जो परसेंटेज टॉपिक है मैंने उसको डिटेल में पढ़ाया है, आप एक बार प्रीवियस वीडियो या फिर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो वहां से आपका जो कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको आसानी से पीवाईक्यू समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2020 का, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी अ पर्सन इज एबल टू परचेज 6 किलोग्राम लेस राइस फॉर RS 1200, ठीक है। कहने का मतलब है कि 25% का प्राइस पे इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, जिस वजह से जो पर्सन है वो 6 किलोग्राम राइस कम खरीदता है, ठीक है। अब हमको बताना है कि जो ओरिजिनल प्राइस थी वो क्या रही होगी, ठीक है। तो जिनको पता है, मैंने अभी परसेंटेज टॉपिक के अंदर ही प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पढ़ाया था, उसमें ये क्वेश्चंस मैंने काफ़ी कराए थे, ठीक है। अब देखो हमारे पास इस तरीके से मैंने एक डायग्राम बनाया था, प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखो प्राइस कितना है, 25% हाइक ऑन दी प्राइस, ठीक है। यानी कि 25% इंक्रीज हो गया, ठीक है। 25% क्या होता है, 1/4। इसका मतलब क्या है कि यदि पहले 4 था तो अब कितना हो गया, प्राइस 5 हो गया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, यदि पहले मेरा प्राइस 4 था तो अब कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि उनके पास कितने रुपए हैं, जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स है 1200 रुपये, ठीक है। अब देखो उनके पास कितने रुपए हैं, 1200, लेटर से 1200 और 1200, ठीक है। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था, P इंटू सी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये सबको पता होगा, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी जो कंजम्पशन है, अगर मैं इसको देखो यहाँ पे गिवन क्या है कि जो E है वो कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पे होगा क्या, P इज इक्वल टू 1/C। तो मैं कह सकता हूँ कि जो P1/P2 या फिर P1/P2 जो होगा वो होगा C2/C1, ठीक है। जो P1:P2 होगा वो रिवर्स कर देंगे C1 और C2 के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था और जिनको पता है वो आसानी से कर लेंगे। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी है वो इस क्वेश्चन को मात्र 10 से 15 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो मैं कह सकता हूँ अगर 1200 रुपये में पहले वो 5x ये रेट है, लेटर से पहला रेट था 4 RS पर किलोग्राम, और जो न्यू रेट है उसको मैं मान लेता हूँ 5 RS पर किलोग्राम, ठीक है। रेट बढ़ गया ना। अब वो पहले कितना राइस खरीदता था, लेटर से 5x, अब कितना खरीद रहा है 4x, ठीक है। अब देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1x का, ठीक है। वो 1x किलोग्राम राइस कम खरीद रहा है, लेकिन ये 1x किसके इक्वल है, 6 किलोग्राम। हमारे अकॉर्डिंग 1x किलोग्राम राइस कम खरीद रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वो 6 किलोग्राम राइस कम खरीद रहा है, तो मैं इसको इक्वल रख दूंगा 6 किलोग्राम के, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 किलोग्राम, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये ओल्ड हो गया और ये न्यू हो गया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ वो पहले कितने किलोग्राम राइस खरीदता था, 5 × 6 कितना, 30। वो पहले 30 किलोग्राम राइस खरीद रहा था और अब कितने राइस खरीद रहा है, 4 × 6 24 किलोग्राम, ठीक है। तो आप देख सकते हो डिफरेंस कितने का आ गया है, 6 का डिफरेंस आ गया है, ठीक है। अब देखो वो 1200 रुपये में खरीद रहा था, कितने में, 1200 में। पहले वो 1200 रुपये में 30 किलोग्राम राइस खरीदता है, तो रेट कितना हो जाएगा, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 40 RS पर किलोग्राम। मैं कह सकता हूं कि जो उसका ओरिजिनल था, यानी कि इंक्रीमेंट से पहले का जो रेट था वो था 40 रुपये पर किलोग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। लेकिन यदि वो ये पूछ लेते कि जो न्यू रेट है वो कितना होगा, तो न्यू के लिए देखो अब कितने खरीदा है, 24 किलोग्राम, कितने रुपए में, 1200 में, ठीक है। कितने खरीदा है, 24 किलोग्राम। अब आपको पता है कि 24 5 कितना होता है, 120 और 0, तो अब रेट कितना हो गया, 50 RS पर किलोग्राम, ठीक है। आप देख सकते हो पहले रेट कितना था 40, अब कितना हो गया 50, ठीक है। इतना बेसिक क्वेश्चन है, आपको कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखा है तो आप। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, ये भी 2020 का है, ठीक है। और ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कि मैंने टाइम एंड वर्क को डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन वहाँ पे मैंने परसेंटेज को यूज नहीं किया था, वहाँ पे मैंने फ्रैक्शंस को लेके पढ़ाया था, ठीक है। और टाइम एंड वर्क या कोई भी टॉपिक आप विदाउट परसेंटेज पढ़ सकते हो और परसेंटेज के साथ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, जिसको टाइम एंड वर्क आता है वो इसको आसानी से सॉल्व कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन है, अ पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ द वर्क इन 8 days एंड अनदर पर्सन वाई
कैन कंप्लीट 25% ऑफ द सेम वर्क इन 6 डेज। ठीक है, यहाँ पे गिवन है कि x किसी काम को यानी कि किसी काम का 20% 8 दिन में खत्म करता है। ठीक है, और y किसी उसी सेम काम का 25% कितने दिन में खत्म करता है, 6 डेज में। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश 40% ऑफ द वर्क। यदि x और y साथ में मिलकर काम करें तो वो 40% वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम करना है आपको, लेट जो वर्क है उसको मैं मान लेता हूँ 100। ठीक है, और एक जो हम टेबल बनाते हैं आप सभी को पता होगा, मैंने बनाया था MRTW। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ाया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैन पावर हमारे पास x है, x किसी काम का 20% 8 डेज में करता है। 20% यानी कि वर्क कितना है 100 का 20% क्या हो जाएगा 20। तो x 20 वर्क को करने के लिए कितना टाइम लगाता है, 8 डेज लगाता है। ठीक है, अब आगे क्या गिवन है, y सेम काम को 25% करता है, तो यानी कि 100 का 25% क्या हो जाएगा 25 वर्क करने के लिए कितना टाइम लगाता है, 6 डेज लगाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेट निकालते हैं। अब x प्लस वाई दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो इनका जो रेट आएगा दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, काम कितना करना है दोनों को मिलके। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोनों मिलके काम कितना करेंगे, 40 काम करेंगे, क्योंकि 40% देखो 100 का 40% क्या हो जाएगा 40। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से रेट कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता होगा वर्क होता है MRT। ठीक है, अब देखो जो मैन पावर है वो यहाँ पे गिवन नहीं है, हम उसको हटा देते हैं। ऐसा नहीं कि 20 मैन या 10 मैन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, x और y है तो जो m की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, x क्या है 1 कैंडिडेट, y क्या है वो भी 1 कैंडिडेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्क है और आपके पास टाइम है। ठीक है, आपको रेट निकालना है, तो रेट क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, रेट क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा, ये रेट हो जाएगा आपका 20/8। ठीक है, यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा 25/6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जो रेट है x और y के दोनों को ऐड कर दूंगा, क्योंकि लेटर से x एक दिन में 20 काम करता है और y एक दिन में 25 काम करता है। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे भाई, x की रेट 20 है, y की रेट 25 है। ठीक है, तो दोनों की रेट क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 45 काम करेंगे। ठीक है, तो रेट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, x और y के लिए। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, रेट को ऐड कर देना है। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा x और y का 20/8 प्लस 25/6। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 40/6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 40/6 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे टाइम निकालना है। ठीक है, अब देखो टाइम क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन रेट। ठीक है, तो वर्क कितना है 40। ठीक है, तो ये जो टाइम है ये कैसे निकालेंगे, वर्क अपॉन रेट। वर्क क्या है हमारे पास 40, रेट क्या है 40/6, तो 40/6 है, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आंसर 6। तो मैं कह सकता हूँ x और y मिलकर 6 दिन में इस काम को, यानी कि 6 दिन में 40% काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास 2020 का। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है परसेंटेज का, जो कि 2020 में आया है, और आप देख सकते हो कि 2.5 × 3 यानी कि 7.5 मार्क्स आपको परसेंटेज से आसानी से आ सकते थे। ठीक है, अगर आप 20 में अगर किसी ने एग्जाम दिया होता तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है क्या हमारे पास क्वेश्चन, अ शॉप ओनर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शंस ऑन एन आर्टिकल टू अ कस्टमर। ठीक है, एक शॉप ऑनर है जो कुछ फॉलोइंग डिस्काउंट्स मतलब फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन है हमारे पास, और इस वे में वो जो कस्टमर है उसको डिस्काउंट ऑफर करता है। कैसे करता है देखो, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%, देन पे आ सर्विस टैक्स ऑफ 10%। ठीक है, वो जो कस्टमर है, जो ऑनर है शॉप का, वो कस्टमर को बोलता है कि आप एक काम करो, हम आपको 10% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा 10% का सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर वो सेकंड ऑप्शन देते हैं कि एक काम करते हैं, हम आपको पहले 20 फिर 10% देते हैं और फिर आप टैक्स पे कर देना। थर्ड केस वो बोलते हैं एक काम करो, आप पहले टैक्स पे कर दो फिर आप सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो देखने में ये सारा सेम लग रहा है कि यार ये लग रहा है कि देखो यहाँ पे भी तो सेम बात है, चाहे इनको रिवर्स कर दो या टैक्स पहले पे कर दो, बात तो एक ही, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये बात मैंने जो सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ाया था परसेंटेज के अंदर, वहाँ पे कई बार आपको बताया था कि लेटर से मेरे पास 100 कोई वैल्यू है और उस पर मैं 10% का इंक्रीमेंट करता हूँ। जब मैं 10% इंक्रीमेंट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 110। अगेन फिर मैं क्या करता हूँ 10% का डिक्रीमेंट करता हूँ। ठीक है, तो जब मैं 10% का डिक्रीमेंट करूँगा तो इसका 10% कितना हो जाएगा 11। जब मैं 11 को माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 99। ये कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, आई टॉट यू मैनी टाइम्स इन सक्सेसिव डिस्काउंट एंड आई सॉल्व मैनी क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट अस सी
यहाँ पे गिवन क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे आपको देखना है। हो सकता है कि किसी क्वेश्चंस में ऑप्शन काम कर जाए, लेटर से कभी आपने इंक्रीमेंट किया कुछ, फिर डिक्रीमेंट किया, फिर इंक्रीमेंट किया, फिर डिक्रीमेंट किया, तो हो सकता है कि ये जो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू सेम आ जाए, लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करके देख लेना है, ठीक है। 2 मिनट लगे, मतलब सॉरी 2 मिनट नहीं बोलना चाहिए, आपको 10 सेकंड लगेगा, ठीक है, चेक करने में, ठीक है। अब देखो लेटर से इनिशियल वैल्यू मेरे पास 100 है, पहला क्या बोल रहा है 10% 20%, इस पर 10% का जब मैं डिस्काउंट देता हूँ यानी कि माइनस करेंगे 10% को, तो कितना हो जाता है 90, ठीक है। अब मैं 90 पे अगेन 20% का डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है। जब मैं इस पर 20% का डिस्काउंट देता हूँ माइनस 20%, तो 90 का 20% आपको पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ठीक है। जब आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 72। अब मैं क्या बोल रहा हूँ उनसे कि आप इस पर टैक्स पे कर दो 10% का, ठीक है। अब वो जो कस्टमर है वो 10% का टैक्स पे करेगा, तो 72 में 10% क्या हो जाएगा 72 का 7.2, ठीक है। तो वो 7.2 इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 79.2। कहने का मतलब है जो आर्टिकल 100 का था, ठीक है, अगर वो पहले केस के साथ जाता है, जो पहला ऑप्शन उसको दिया गया है, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा 79.2 रुपये उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि वो सेकंड ऑप्शन के साथ जाता है, ठीक है, अब देखो 100 का आर्टिकल है हमारे पास, ठीक है, पहले वो कितना डिस्काउंट देता है 20%, तो माइनस 20% कितना हो जाएगा 80, ठीक है। अब देखो अगेन कितना 10%, ठीक है, तो इसका 10% 8 हो जाएगा, 8 को माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 72। फिर अगेन क्या करना है टैक्स पे करना है कितना 10%, तो ये तो सेम हो जाएगा, ठीक है, सेम हो जाएगा। तो मैं देख सकता हूँ पहला और दूसरा ऑप्शन सेम है, ठीक है। कस्टमर को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि 2 ऑप्शन है, ठीक है, एक्चुअल में एक ही बात है, ठीक है। अब हमको पता लग रहा है, ठीक है। अगर आप बिना सॉल्व करे कह दोगे ये बात, तो ये हो सकता है कि आंसर गलत आए, ठीक है, आपको सॉल्व जरूर ही करना है, ठीक है। अब देखो थर्ड केस क्या है, उन्होंने बोला कि 100 का आर्टिकल है, आप 10% टैक्स पे कर दो। जब 10% पे करेगा कस्टमर टैक्स, तो अब कितने का पड़ेगा वो उसको 110 का, लेकिन फिर क्या है 20% डिस्काउंट, ठीक है, माइनस कर दो 20%। अब देखो 20% क्या हो जाएगा 22 क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 88, ठीक है। अब देखो अगेन 10% का डिस्काउंट, ठीक है, माइनस। अब देखो 88 पे 10% का क्या करना है आपको, और डिस्काउंट दिया गया, यानी कि पहले 100 था उस पर 10% का टैक्स पे किया तो कस्टमर को 110 का पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने सक्सेसिव डिस्काउंट दिया 20 और 10% का, तो 110 पे 20% देने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद देखो 110 पे 20% का डिस्काउंट पे करने के बाद आपको 88 का पड़ेगा, उसके बाद भी 10% डिस्काउंट देने के बाद कितने का पड़ेगा 88 माइनस कर देते हैं 10% कितना हो जाएगा 88 का 8.8, यानी कि 10% कैसे निकालते हैं 1/10, 20% कैसे निकालते हैं 2/10, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये क्या हो जाएगा 0.0 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 10, ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 9 और ये 7। तो आप देख सकते हो ये भी सेम आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ तीनों ही ऑप्शन सेम है, ठीक है। अब मेरे को समझ आता है कि तीनों ऑप्शन सेम है, मैंने सॉल्व करके देखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ओनली वन ऑप्शन इज द बेस्ट फॉर द कस्टमर, ओनली सेकंड ऑप्शन, ओनली थर्ड ऑप्शन, ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर कस्टमर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। सारे के सारे ऑप्शन कस्टमर के लिए इक्वली गुड हैं, ठीक है, यानी कि उनमें जो उसको पे करना पड़ेगा, जो फाइनल वैल्यू उसको पे करनी पड़ेगी वो सेम आना है 79.2, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो समझ आ रहे होंगे। अभी देखो हमने 2020 वाले सारे क्वेश्चन डिस्कस करे जो परसेंटेज में थे और जो सी सेट में पूछे गए थे, ठीक है, 2020 में, ठीक है। अब देखो अब हम 2019 वाले क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपने देखा होगा कि 3 क्वेश्चन आए थे 2020 में और हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, तो 7.5 मार्क्स आप आसानी से लेके आ सकते थे, ठीक है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर आपको अच्छे से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा एक बार थोड़ा सा, ठीक है, जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से बिल्ड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ रनर वाज क्रॉसिंग द 12 किलोमीटर मार्क she was informed that she had completed only 80% of the race. How many kilometers was the runner supposed to run in this event? ठीक है, आपको पता होगा कोई भी रेस इवेंट हो तो उसमें आपको जो कंप्लीट रेस होती है वो फिनिश करनी होती है, ठीक है। अब होता क्या है जी, जो रनर है हमारी वो 12 किलोमीटर मार्क है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा कहीं 12 किलोमीटर, और जब वो ये देखती हैं कि वो 12 किलोमीटर मार्क तक पहुँच चुकी हैं, कहने का मतलब है कि उन्होंने 12 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है, तो उनको ये बताया जाता है कि आपने 80% रेस को खत्म कर लिया है, ठीक है। अब देखो 80% रेस खत्म कर चुकी हैं, अभी उनको 20% और खत्म करना है, तो आपको बताना है कि टोटल जो रेस है, ठीक है, जो टोटल ट्रैक है उसकी डिस्टेंस कितनी है, या फिर कितनी जो इवेंट होता है रेस का, वो जो इवेंट है और वहाँ पे जो ट्रैक होता है उस ट्रैक की टोटल लेंथ कितनी है, या फिर कितने टाइम के लिए, कितने डिस्टेंस के लिए जो रनर है वो दौड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि 80%
का मतलब है 12 किलोमीटर। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, एक लाइन का सॉल्यूशन है बस इसका। ठीक है, एक लाइन में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो 20% कितना हो जाएगा, 80% कितना होता है 12, तो 20% कितना हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए 100%। अब देखो आपके पास 80% में 12 किलोमीटर चलता है, अब मुझे निकालना है 100% में कितने किलोमीटर चलेगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 80 से 100 कैसे बनाते हो। मैंने पहले 20 बनाया और फिर 100 बना लिया 5 का इंटू करके। सिमिलरली यहाँ पे 5 का इंटू करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे 15 किलोमीटर के लिए दौड़ना होगा। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास 2019 का। ठीक है, और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना होगा आपको। ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक्स, इफ बी इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए, द वेट इंक्रीजेज बाय 60%. हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रेस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इफ बी इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास ए और बी। ठीक है, और ये ए है और इसके ऊपर मैंने बी पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, टॉप ऑफ ए मैंने क्या कर दिया, टॉप ऑफ ए पे मैंने बी को पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखा जाता है कि जो वेट है वो 60% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेट अस से यहाँ पे एक मशीन है जहाँ पे मैं वेट करता हूँ और मैंने यहाँ पे एक ए ब्लॉक को रखा है और जो वेट शो हो रहा है वो 20 किलोग्राम हो रहा है। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया, एक बी ब्लॉक को रख दिया यहाँ पे। अब जो वेट है वो कितना शो हो रहा है, लेटर से 30 किलोग्राम हो रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो बी का वेट है वो कितना होगा 10 किलोग्राम, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ। ठीक है, इतना समझ आया आपको। ठीक है, अब देखो सिर्फ इसी बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन को कर दूंगा। ठीक है, कैसे करना है, लेटर से लेट वेट ऑफ ए इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। ठीक है, ए का वेट 100 किलोग्राम है और जब मैं बी को ए के ऊपर रख देता हूँ तो वेट 60% इंक्रीज हो जाता है। तो देखो 100 का 60% कितना होता है, आप सभी को पता होगा 60 हो जाएगा। ठीक है, 100 किलोग्राम, और जब इसका 60% हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 160 किलोग्राम। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखो ए का वेट कितना है 100 किलोग्राम। ठीक है, अब जब मैं बी को ए के ऊपर रखता हूँ तो 60% वेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज का मतलब 100 पे 60% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब देखो 60% कितना होता है, 6/10 ऑफ 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 160। ठीक है, काफ़ी बेसिक है। ठीक है, अब देखो ए और बी का टोटल वेट कितना हो गया 160। ठीक है, तो मुझे ये पता लग गया कि जो बी का वेट है वो कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि जो ए है उसका वेट 100 किलोग्राम आता है और जब मैं बी को रख देता हूं तो वो 160 हो जाता है, तो इसका मतलब जो बी का वेट है वो 60 किलोग्राम हो जाएगा। अब उन्होंने बोला है कि हाउ मच वेट विल रिड्यूज विद रेस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इफ बी रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए। यदि मैं बी को रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो वेट कितना बचेगा 100 ही बचेगा। ठीक है, अब देखो जब मैंने बी को रिमूव कर दिया तो उन्होंने पूछा है तो कितना रिड्यूज हुआ है विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी का वेट कितना है 160 किलोग्राम रिड्यूज हो जाता है। टोटल वेट कितना है 160 में से, क्योंकि ए एंड बी गिवन है वहाँ पे। ठीक है, टोटल वेट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज बनाने के लिए। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6/16 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 37.5%। आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो बी का वेट है वो ए और बी का कितने परसेंट है, वो हो जाएगा आपका 37.5%। ठीक है, उन्होंने यही पूछा है जो बी का वेट है वो ए और बी के टोटल वेट के कितने परसेंट है। ठीक है, तो बी का वेट ए और बी के टोटल वेट के 37.5% है। ठीक है, तो अभी हमने 2019 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, और मैंने आपको दो क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कराए थे 2019 के। ठीक है, और दो क्वेश्चन इसमें कराए थे, एक मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कराया था, क्योंकि एक क्वेश्चन 2021 में और 2019 में सेम आया था, थोड़ा डेटा चेंज था, तो मैंने उसको प्रीवियस वीडियो में जब 21 वाले क्वेश्चंस कराए थे तो वहीं पे उसको सॉल्व करा दिया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो 3 क्वेश्चंस आए थे 19 में। अभी हम 17 वाले करते हैं, क्योंकि मैं 18 वाले जो 2018 वाले क्वेश्चंस थे सी सेट के PYQ वो मैं लाना भूल गया था। ठीक है, तो मेरे पास वो नहीं है, वो मैं बाद में करा दूंगा आपको। ठीक है, तो 17 वाला पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन है P इज इक्वल टू 40% ऑफ ए एंड 65% ऑफ बी। कहने का मतलब है जो P है वो 40% ऑफ ए प्लस 65% ऑफ बी है। ठीक है, आगे क्या गिवन है Q इज इक्वल टू 50% ऑफ ए प्लस 50% ऑफ बी। ठीक है, अब इन्होंने बोला है वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, जो ए की वैल्यू है वो बी से बड़ी है। ठीक है, अब हमको ऑप्शन बताना है। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेटर से जो ए की वैल्यू है उसको मैं 200 मान लेता हूँ और ये मैंने एज्यूम किया है। ठीक है,
और जो बी की वैल्यू है उसको मैं 100 मान लेता हूँ। और आप देख सकते हो कि जो ए है वो ग्रेटर देन है बी, क्योंकि ए 200 है और बी 100 है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी हो जाएगा 40% ऑफ ए, 40% ऑफ ए कितना हो जाएगा 80, ठीक है। जब मैं 200 का 40% निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा 80, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, 65% ऑफ बी, 100 का 65% कितना हो जाएगा 65, तो ये क्या हो जाएगा 65, तो ये कितना हो जाएगा आपका पी हो जाएगा आपका 145, ठीक है। अब देखो क्यू कितना हो जाएगा, वो बोल रहे हैं 50% ऑफ ए प्लस 50% ऑफ बी, तो 50% कितना हो जाएगा इसका 100 और इसका 50% कितना हो जाएगा 50, तो ये कितना हो जाएगा आपका 150। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे यहाँ पे Q जो है, आप कह सकते हो जो Q है वो ग्रेटर देन है P से, ठीक है। और या फिर कह सकते हो कि P इज स्मॉलर देन दी Q, ठीक है। इस तरीके से जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको एक वैल्यू और लेना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए और बी की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं गिवन है, ठीक है। उन्होंने ए और बी की वैल्यू को यहाँ पे हमको दिया नहीं है, हमको अपने आप से एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेटर से अगेन मैं क्या करता हूँ, ए का वैल्यू मैं मानता हूँ 101 एंड जो बी का वैल्यू है उसको मैं मानता हूँ 100, ठीक है। तो आप देख सकते हो ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, जो ए की वैल्यू है वो बी के इक्वल नहीं होनी चाहिए, उससे ग्रेटर होगी तो चलेगा, ठीक है, ग्रेटर ही होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे पी की जो वैल्यू आएगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 40% ऑफ ए, तो इसका 40% हो जाएगा आपका 40.4 प्लस 65% ऑफ बी, इसका 65% क्या हो जाएगा 65, तो ये क्या हो जाएगा 105.4, ठीक है। और क्यू कितना हो जाएगा 50-50, तो इसका 50% कितना हो जाएगा 50.5 प्लस 50, तो ये हो जाएगा आपका 100.5। तो यहाँ पे देख सकते हो P इज ग्रेटर देन Q, ठीक है। अभी हमने देखा जब हमने A को 200 और B को 100 माना तो वहाँ पे P इज स्मॉलर देन Q आ रहा था, लेकिन बाद में हमने जब A को 101 माना और B को 100 माना तो यहाँ पे P इज ग्रेटर देन Q आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पहले में ऑप्शन बी करेक्ट होता है, और अगर मैं सेकंड केस के साथ जाता हूँ तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है, तो मैं यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, कि मैं यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू हमको गिवन नहीं है, और यदि हम अपने अकॉर्डिंग एज्यूम करते हैं और ए और बी की वैल्यू, और कंडीशन भी हमको गिवन है कि क्या कि जो ए की वैल्यू है वो बी से बड़ी होनी चाहिए, और दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पे सेटिस्फाई किया, ठीक है। ए को बी से बड़ा रखा, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नन ऑफ दी अबव कैन बी कंक्लूडेड विद सर्टेनिटी, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कहना है कि आपने कोई भी ए और बी की वैल्यू मानी और आपने सॉल्व कर दिया, नहीं, आपको मिनिमम 2 से 3 वैल्यू लेनी चाहिए, 2 से 3 केस बनाने चाहिए और जब सॉल्व करने चाहिए। ये एक बहुत ही क्लोज केस लिया है मैंने, ठीक है, 101 एंड 100, ठीक है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा इनमें जो डिस्टेंस है वो थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 200 है, तो मैंने दोनों केस से सॉल्व किया जब डिफरेंस वो ज़्यादा था और जब डिफरेंस बहुत ही कम था, ठीक है। मिनिमम डिफरेंस और थोड़ा मैक्सिमम डिफरेंस दोनों से चेक किया तो मुझे पता लगा कि मैं यहाँ पे नहीं बता सकता कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है जो कि 2016 में आया है, ठीक है। देयर इज एन ऑर्डर ऑफ 19,000 क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम अ कस्टमर, द फर्म प्रोड्यूसेस 1000 क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट पर डे, आउट ऑफ विच 5% आर अनफिट फॉर सेल, इन हाउ मेनी डेज विल दी ऑर्डर बी कंप्लीटेड, ठीक है। आपने देखा होगा जो कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, लेटर से आप कोई सामान खरीदते हो या फिर कहीं से ऑर्डर करते हो और उसमें कुछ खराब होता है तो हम क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हम उस खराब प्रोडक्ट को अपने पास रखते हैं, नहीं ना, हम उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी है आपके पास 19,000, ठीक है, प्रोडक्ट, यानी कि 19,000 प्रोडक्ट हैं जो आपको बनवाने हैं, ठीक है। अब देखो या फिर कह लो आइटम, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 19,000, ठीक है। एक दिन में फर्म कितने आइटम प्रोड्यूस करती है 1000 आइटम, ठीक है। अब एक दिन में कितने आइटम प्रोड्यूस होते हैं 1000, ठीक है। अब उनमें से ये देखा जाता है कि 5% खराब है, ठीक है, अनफिट है, उनको हम सेल नहीं कर सकते, ठीक है। जब 5% अनफिट है तो हम उनको रिटर्न कर देंगे, ठीक है, किसको, फर्म को, कि इनको दोबारा से बना के दो, ठीक है। जब हम माइनस कर देंगे 5% तो ये जो 1000 है इसका 5% कितना हो जाएगा 50,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 950। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं एक दिन में जो कंपनी है, जो फिर्म है, वो मुझे जो फिट प्रोडक्ट है या फिर जो फिट आइटम है वो कितने प्रोवाइड कराते हैं 950। ठीक है, अब यदि एक दिन में वो 950 प्रोवाइड करा रहे हैं और ये जो खराब प्रोडक्ट थे या वापस कर दोगे कंपनी को, ठीक है, और वो फिर से इनको दोबारा से रीमेक करेंगे, ठीक है, तो कहने का मतलब है एक दिन में मैं कितने आइटम सेल कर पाता हूँ 950। ठीक है, तो मुझे ये पता लगता है कि कंपनी जो एक दिन में प्रोड्यूस करती है और उन टोटल प्रोड्यूस में से मैं 950 को यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे टोटल को बनाने में या फिर जो टोटल, कहने का मतलब है, आप देखो ध्यान से समझो, इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि कंपनी कितने प्रोड्यूस कर रही है, जो फिट है सेल के लिए वो है 950। एक दिन में 950 प्रोड्यूस कर रही है तो 1900 आइटम्स को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा, 1900 डिवाइड बाय 950। एक दिन में हम कितने प्रोड्यूस कर पाती है फिर हम 950 जो फिट हैं सेल के लिए, 0 से 0 कैंसिल, 19 से काटेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 19 5 या 95, और ये कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, तो आगे कितना बचेगा 00 डिवाइड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 20 डेज। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ जो फिल्म है वो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मेरे को 20 डेज में बना के दे देगा, जो कि फिट होंगे सेल के लिए, उनमें कोई भी अनफिट नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास 2016 का। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अनीता मैथमेटिक्स टेस्ट हैड 70 प्रॉब्लम्स कैरिंग इक्वल मार्क्स। ठीक है, कहने का मतलब है जो अनीता हैं वो एक मैथमेटिक्स का टेस्ट देते हैं और जिसमें 70 क्वेश्चंस होते हैं, सारे इक्वल मार्क्स के होते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, 10 अर्थमेटिक, 30 एलजेब्रा एंड 30 ज्योमेट्री। ठीक है, कहने का मतलब है जो 70 प्रॉब्लम्स हैं या 70 जो क्वेश्चंस हैं उनमें से 10 अर्थमेटिक के होते हैं और 30 एलजेब्रा और 30 ज्योमेट्री। ठीक है, ऑल दो सी आंसर्ड 70% ऑफ अर्थमेटिक, 40% ऑफ एलजेब्रा एंड 60% ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, कहने का मतलब है जो उनके पास 3 सेक्शन है अर्थमेटिक, एलजेब्रा और ज्योमेट्री के, जिनमें से अर्थमेटिक्स के वो 70% आंसर करेक्टली करते हैं और 40% एलजेब्रा के करेक्ट करते हैं और 60% ज्योमेट्री के करेक्ट करते हैं। लेकिन सी डिड नॉट पास द टेस्ट बिकॉज सी गॉट लेस देन 60% मार्क्स। लेकिन इसके बावजूद भी वो टेस्ट को पास नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके जो मार्क्स हैं वो 60% से कम आते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, द नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन सी वुड हैव टू आंसर करेक्टली टू अर्न आ 60% पासिंग मार्क्स। ठीक है, अभी उनको कितने और क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व करने होंगे, यानी कि कितने और क्वेश्चंस वो करेक्टली सॉल्व करें ताकि उनके 60% मार्क्स आ जाएं जो कि पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, देखो मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर लिया है ताकि मैं आपको आसानी से और अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जो टोटल प्रॉब्लम्स हैं 70 हैं, सारी इक्वल मार्क्स की हैं। ठीक है, और अर्थमेटिक की 10 क्वेश्चंस हैं और जो एलजेब्रा है उसके 30 क्वेश्चंस हैं और ज्योमेट्री के 30 क्वेश्चंस हैं। तो आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स या फिर क्वेश्चंस कितने हैं, 70। ठीक है, अब ये कहा गया है कि जो अर्थमेटिक्स है उसमें वो 70% आंसर करेक्ट करते हैं, तो 10 का 70% कितना हो जाएगा 7, और एलजेब्रा में वो 40% आंसर्स करेक्ट करते हैं, तो 30 क्वेश्चंस हैं उसमें से 40% क्वेश्चंस को करेक्ट करते हैं, तो वो 12 क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाते हैं, और ज्योमेट्री में वो 30 में से 60% क्वेश्चंस को करेक्ट करते हैं, तो 30 का 60% कितना हो जाएगा 18। कैसे निकालते हैं, 40% क्या होता है 4/10 ऑफ 30, तो 12 हो जाएगा, और 60% कैसे निकालेंगे 6/10 ऑफ 30, तो यहाँ पे 10 से ये कर जाएगा 18 आ जाएगा, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो करेक्ट आंसर कितने करते हैं, वो टोटल क्वेश्चंस जो हैं जिनको वो करेक्ट करते हैं 37। ठीक है, लेकिन ये बताया जाता है कि 60% क्वेश्चंस उनको सॉल्व सही करने होंगे पास होने के लिए। ठीक है, ठीक है, अब 60% क्वेश्चन बोलो या मार्क्स बोलो, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं और वो सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, तो मैंने लिखा है पासिंग क्वेश्चंस। पास होने के लिए उनको कितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को सही सॉल्व करना पड़ेगा, 60% ऑफ 70। ठीक है, क्योंकि टोटल प्रॉब्लम्स कितनी है 70, उसमें से कितने उनको सॉल्व करने हैं 60%। ठीक है, तो 42, कहने का मतलब है उनको 42 क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व करना होगा, लेकिन वो करेक्ट सॉल्व कितने कर पाती हैं 37। ठीक है, तो कितने और क्वेश्चंस वो सॉल्व करें ताकि पास हो जाए, देखो 42 चाहिए और 37 वो करेक्ट करते हैं, तो 42 में से 37 को माइनस कर देंगे तो 5, तो मैं कह सकता हूं यदि वो 5 मोर क्वेश्चंस और सॉल्व कर देंगे करेक्टली तो वो एग्जाम में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप इसको आसानी से एक बार समझ लोगे अच्छे से तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से आंसर कर पाओगे। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं जो कि 2016 में पूछा गया है। ठीक है, टू नंबर्स x एंड y आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन दी नंबर z। ठीक है, हमको ये पता है दो नंबर हैं x और y। ठीक है,
और जो x है वो z से 20% कम है और जो y है वो z से 28% कम है। ठीक है, अब हमको बताना क्या है, बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर y लेस देन द नंबर x। अब हमको ये बताना है कि जो y है वो x से कितने परसेंट कम है। ठीक है, तो देखो आपको ये पता है कि जो x है वो z से 20% कम है और जो y है वो z से 28% कम है। तो हमको यहाँ पे z की वैल्यू पता होना चाहिए। z की वैल्यू के बेस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, लेट से जो z है मैं उसको मान लेता हूँ 100। ठीक है, अब अगर मैं z को 100 मानता हूँ तो x कितना हो जाएगा 20% कम। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 100 माइनस 20, क्योंकि 100 का 20% क्या होता है 20, तो ये कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा 100 माइनस 28 इज इक्वल टू 72। ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो हमको ये बताना है कि जो y है वो x से कितना छोटा है, तो हम देख सकते हैं कि जो y है वो 72 है और x 80 है, तो 8 कम है। ठीक है, 8 कम है, तो मुझे परसेंटेज में बताना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, कि वो x से कितना छोटा है। ठीक है, तो 8 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में बताना है, x के में, तो नीचे आ जाएगा 80 जिसको x कह सकते हो आप। ठीक है, इनटू कर देंगे 100%। ठीक है, क्योंकि 100 क्यों करते हैं, परसेंटेज बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनटू करते हैं 100 से। ठीक है, अब देखो होगा क्या, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितने टाइम जाएगा 10 टाइम, और यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10%। तो मैं कह सकता हूँ जो y है वो x से 10% कम है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारे पास, दी टोटल इमोल्यूमेंट्स ऑफ टू पर्सनस आर दी सेम। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये जो इमोल्यूमेंट्स होता है ये होता है आपका बेसिक पे, ठीक है, प्लस अलाउंसेस। ठीक है, जो भी आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि घर हो गया, ठीक है, ये या फिर जो आपका मतलब बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। एक तरीके से जो राशन होता है हम उसको अलाउंसेस बोल देते हैं। ठीक है, और एक बेसिक पे होता है। ठीक है, तो जो इनका इमोल्यूमेंट्स है वो सेम है दोनों का, ए का और बी का। लेटर से 2 पर्सन है मेरे पास, ए और बी, तो जो इनका इमोल्यूमेंट्स है, जो उनको इमोल्यूमेंट्स दिया जाता है वो सेम है। ठीक है, अब आगे क्या है, ठीक है, बट वन गेट्स अलाउंसेज टू दी एक्सटेंट ऑफ 65% ऑफ हिज बेसिक पे। ठीक है, लेकिन जो एक है उसको जो अलाउंसेज दिए जाते हैं वो 65% दिए जाते हैं उसकी बेसिक पे के। ठीक है, एंड अनदर गेट्स अलाउंसेज टू दी एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ हिज बेसिक पे। ठीक है, दूसरे को 80% जो उसका बेसिक पे है उसका 80% अलाउंसेस दिया जाता है। ठीक है, अब आगे क्या है, द रेशियो ऑफ द बेसिक पे ऑफ द फॉर्मर टू द बेसिक पे ऑफ द लेटर इज। ठीक है, तो हमको रेशो बताना है, जो बेसिक पे होगी उसका जो पहले क्या था और अब कितना है। ठीक है, उसमें रेशो हमको बताना है। ठीक है, अब लेटर से मेरे पास 2 पर्सन हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी। ठीक है, आप देख सकते हो मैं जो ए का बेसिक पे है उसको मैं 100 मान लेता हूँ। ठीक है, 100x, लेटर से बेसिक पे ऑफ ए इज इक्वल टू 100x एंड बेसिक पे ऑफ बी इज इक्वल टू 100y। ठीक है, मैं दोनों को अलग अलग मानता हूँ, एक को 100x एक को 100y। क्यों, क्योंकि जो टोटल इमोल्यूमेंट्स है, ठीक है, वो सेम है, और लेकिन जो उनका अलाउंसेज है वो डिफरेंस है। तो जो अलाउंसेज हैं किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बेसिक पे के ऊपर। तो उनका बेसिक पे में एक को 100x मानता हूँ, एक को 100y। आप चाहो तो x और y भी मान सकते हो। ठीक है, तो जो ए को कितना पे किया जा रहा है, ए को किया जा रहा है टोटल इमोल्यूमेंट्स ए का हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर बेसिक पे अगर मैं बात करता हूँ तो उसका 100x, ठीक है, और उसका 65% उसको अलाउंसेस दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा 100x का 65% कितना हो जाएगा 65x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 165x हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो बी है उसको 80% अलाउंसेज मिलते हैं, तो बेसिक पे उसका लेटर से 100y है, तो अलाउंसेज कितना मिलेगा उसको 80y। ठीक है, क्योंकि 100y का 80% कितना हो जाएगा 80y, तो ये कितना हो जाएगा 180y। अब उन्होंने ये बोला है कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, जो टोटल इमोल्यूमेंट्स हैं वो दोनों इक्वल हैं, यानी कि 165x और 180y ये दोनों इक्वल हैं। तो मैं क्या करता हूँ 165x इज इक्वल टू 180y कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 165। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 5 से, तो ये कितने टाइम जाएगा, 5 3 जा कितना होता है 15, और ये हो जाएगा 6,
और यहाँ पे हम अगर इसको 5 से करते हैं तो 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, और आगे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 3 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ जो रेशियो होगा वो होगा 12:11, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशो आएगा वो 12:11 आएगा। अब आप बोल सकते हो कि ये रेशो 12:11 कैसे आएगा, ठीक है। लेट अस से बेसिक पे उसका 100x है और ये 100y है, तो आप देख सकते हो x क्या हो जाएगा 12 और y क्या हो जाएगा 11, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 12 और 11 रख भी दोगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा 1200 और ये क्या हो जाएगा 1100, ठीक है। अब इसका अगर आप रेशो निकालोगे बेसिक पे का तो ये क्या हो जाएगा 12:11, ठीक है। तो चाहे तो अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो वैल्यू को, ठीक है। तो ऐसा कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, हमको एक्स और वाई का रेशियो बताना है। तो जो उनकी बेसिक पे का रेशियो आएगा वो होगा 12:11। यहाँ पे आपको डिफरेंट वैल्यू लेनी होगी बेसिक पे की, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो रेशियो निकालेंगे हम वो निकालेंगे ए का अलग और बी का अलग, यानी कि सेम नहीं होगा। अगर हम सेम रख लेंगे एक्स को तो यहाँ पे रेशो आएगा ही नहीं, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमको क्या रखना है 100x एंड 100y, या फिर आप चाहो तो एक को क्या रख सकते हो x और एक को क्या रख सकते हो y, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 12:11, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये भी 16 में पूछा गया है और ये टाइम एंड वर्क का है, ठीक है। लेकिन इसमें हमको परसेंटेज का यूज कराने को बोला है, और अगर आपको परसेंटेज नहीं भी पढ़ा होता तो भी आप इसको कर सकते थे, क्योंकि टाइम एंड वर्क में वो फ्रैक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत परसेंटेज आता है ना तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बिना परसेंटेज पढ़े भी आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2016 में ये 5th क्वेश्चन पूछा है जो परसेंटेज के साथ है, ठीक है। तो कितने मार्क्स आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके 12.5 मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और आपके पास कितने क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 125, डेट इज नथिंग बट 12.5 मार्क्स आप आसानी से लेके आ सकते थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपको बेसिक अच्छे से आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको मैं 2-3 तरीके से आप चाहो तो कर सकते हो और मैं इसको 2 तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। W कैन डू 25% ऑफ अ वर्क इन 30 डेज, ठीक है। X कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, Y कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 40 डेज एंड Z कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज। हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, कौन काम को सबसे पहले कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब देखो मैंने एक टेबल बना लिया है, ठीक है। और टाइम एंड वर्क में मैंने सिर्फ इसी टेबल का यूज किया था और सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए थे, ठीक है। अब देखो ये मैं पहला मेथड आपको बताता हूँ। लेटेस्ट से जो वर्क है उसको मैं 100 मान लेता हूँ, ठीक है। और जो वर्क 100 है तो 25 ऑफ दी वर्क 30 डेज में कंप्लीट करता है W, ठीक है। W 25% ऑफ दी वर्क यदि मेरे पास 100% है तो 25 वर्क करने में, यानी कि 25% कितना हो जाएगा 25 वर्क को करने में कितना टाइम लगता है, इसको 30 डेज लगते हैं, ठीक है। और जो x है वो 1/4, आपको पता होगा 1/4 इज नथिंग बट 25%। तो मैं कह सकता हूँ सिमिलरली 25 वर्क को करने के लिए जो x है उसको 10 दिन लगते हैं और y को 40%, यानी कि 100 का, क्योंकि जो वर्क है मैंने उसको 100 माना है, 100 का 40% क्या हो जाएगा 40 वर्क को करने के लिए 40 डेज लगते हैं। और जो z है उसको 33, यानी कि 1/3 क्या होता है 33.33 ऑफ दी वर्क को करने के लिए 13 डेज लगते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट जो वर्क है मेरे पास वो मैंने मान लिया 100, ठीक है। अब देखो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, टाइम एंड वर्क जिसने पढ़ा है उसको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने टाइम एंड वर्क को विद PYQ कराया है, तो जिसने वीडियो नहीं देखी जाके देख सकता है, ठीक है। हमको पता है यहाँ से आप एक रिलेशन बना लोगे MRT = W, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो M और R, ठीक है। लेटर से मैं इनको हटा देता हूँ, यहाँ पे M को हटा देते हैं क्योंकि मैन पावर 1 ही है हमारे पास सबके लिए, ठीक है। M क्या होता है नंबर ऑफ मैंस, ठीक है। तो यहाँ पे X W Y Z ये जो है ये सिंगल 1 कैंडिडेट है, X 1 कैंडिडेट है, Y 1 कैंडिडेट है, Z 1 कैंडिडेट है और W 1 कैंडिडेट है। तो उसको 1 रख देते हैं या फिर मत रखो, ठीक है। अब देखो यदि मुझे रेट निकालना है तो रेट क्या हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब आपको ये मैं बता दूं जो वर्क का जो
टाइम डिपेंड करता है रेट के ऊपर। यदि रेट ज़्यादा है तो आप कम टाइम में काम कर दोगे, ठीक है। यदि आप एक दिन में 2 लड्डू खाते हो तो 10 दिन में कितने लड्डू खाओगे? 20। यदि एक दिन में आप 3 लड्डू खाते हो तो 10 दिन में कितने खा लोगे? 30 लड्डू खा लोगे। तो कहने का मतलब है यदि आपका रेट ज़्यादा होगा तो आप वर्क ज़्यादा कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? रेट निकालना है। रेट क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो रेट कैसे निकलेगा? वर्क अपॉन टाइम। मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ रेट को, ठीक है। इसके लिए रेट क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा 25/30। तो आप देख सकते हो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता कितना आएगा लेकिन मुझे पता है 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको देखो ये क्या हो जाएगा? 25/10, तो ये हो जाएगा आपका 2.5, ठीक है। कंप्लीट 2.5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 40/40, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 33.333 ऐसे आता रहता है, तो आप 3/4 लिख सकते हो, डिवाइड बाय 13, तो ये हो जाएगा आपके पास 2.56। तो आप देख सकते हो जो रेट है वो सबसे ज़्यादा किसका है? जेड का, क्योंकि जो डब्ल्यू का रेट है वो 0 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। 1 भी नहीं है, 1 से भी कम है। और एक्स का रेट 2.5 है और वाई का रेट 1 है और जेड का रेट 2.56 है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं जो जेड है वो सबसे पहले काम को फिनिश करेगा क्योंकि उसका रेट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक पहला मेथड जो कि मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, ठीक है, टाइम एंड वर्क में, ठीक है। अब देखो मैं दूसरे मेथड से करता हूँ, ठीक है। लेटर से जो कंप्लीट वर्क है वो आपको पता है 100% होता है, ठीक है। कंप्लीट वर्क कितना होता है? 100%, डेट इज 1। मैंने उसको 1 मान लिया, ठीक है। वो कह रहे हैं डब्ल्यू 25% वर्क को 30 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। डब्ल्यू की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो 25% वर्क को करने के लिए कितना टाइम लगता है? उसको 30 डेज लगते हैं, ठीक है। तो 100% वर्क को कितने टाइम में करेगा? तो 100% वर्क को करने के लिए कितना टाइम लगेगा डब्ल्यू को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। अगर 25% को 30 डेज में करता है तो जो 100% है उसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो देखो यहाँ पे ये 100 बनाने के लिए कितने से इंटू क्या होगा? 4 से, यहाँ पे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। समझ आया आपको? अब देखो एक्स की बात करते हैं तो वो 1/4 ऑफ दी वर्क, मैंने बताया था 1/4 क्या होता है, या फिर ऐसे समझो 1/4 ऑफ दी वर्क, 1/4, ठीक है, कितने दिन में कंप्लीट करता है वो? 10 डेज में, ठीक है। तो 1 वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 1 वर्क क्या होता है? 100%। तो 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँ? इसमें मैं इंटू कर देता हूँ 4 से। जब मैं इसमें 4 से इंटू करूँगा तो 4 इंटू 1/4, तो ये क्या हो जाएगा? 1 वर्क को करने के लिए कितने टाइम लगेगा इसको? यहाँ पे भी इंटू कर दो 4 से, तो ये कितना हो जाएगा? 4, ठीक है, सॉरी 40। तो मैं कह सकता हूँ कि x को 100% वर्क या फिर 1 वर्क को करने के लिए 40 डेज लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आया बात, ठीक है। मुझे पता लगा कि जो 1/4 है उसको करने के लिए कितना टाइम लगता है? उसको 10 डेज, ठीक है। तो 1 वर्क को करने के लिए कितना टाइम लगेगा? इसमें 4 से इंटू करता हूँ तो 4 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा? 1। तो इसमें भी जब 4 से इंटू करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 40 डेज, ठीक है। आपको समझ आया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो आगे क्या है। अब आता है हमारे पास WXY, ठीक है। Y क्या बोल रहा है कि 40% ऑफ दी वर्क 40 डेज में कंप्लीट करता है। तो ये तो आप आसानी से समझ सकते हो कि 40% वर्क को करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? 40 डेज का टाइम लगता है। तो 100% वर्क को करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 100 डेज लगेगा, ठीक है। काफ़ी आसानी से आप समझ सकते हो कि 40% को करने के लिए 40 दिन, तो 100% को करने के लिए 100 डेज, ठीक है। सिमिलरली अब देखो जेड के लिए निकालते हैं। वो कह रहे हैं 1/3 ऑफ दी वर्क 13 डेज में करता है। 1/3 ऑफ दी वर्क 13 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो 1 वर्क कितने देर टाइम में कंप्लीट करेगा? तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? इंटू कर देता हूँ 3 से। कहने का मतलब है इसको रिवर्स कर दो, 1/3 को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1/3 रिवर्स करूँगा क्या हो जाएगा? 3/1, डेट इज नथिंग बट 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप? 3 से इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 39, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो जेड है वो 39 डेज में कंप्लीट कर देगा वर्क को। तो देखो डब्ल्यू कितने में कर रहा है? 120 डेज में, एक्स 40 डेज में, वाई 100 डेज में और जेड 39 डेज में। तो मैं कह सकता हूँ जेड सबसे पहले काम को कंप्लीट करेगा 39 डेज में, ठीक है। तो चाहो तो आप ऐसे कर लो या फिर जो मैंने पहला मेथड बताया था चाहो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी हमने 16 के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अब हम 15 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ टेस्ट ए कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 8 क्वेश्चंस एंड सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन ईच ऑफ दी क्वेश्चन, ठीक है। कहने का मतलब है एक कैंडिडेट है जो 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है एग्जाम में और हर एक क्वेश्चन में उसको
50% मार्क्स मिल जाते हैं। लेटर से यदि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उसको हर एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिल जा रहा है, ठीक है। कितने क्वेश्चन उसने सॉल्व करे, 8 क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, इफ़ ही ऑब्टेन्ड अ टोटल ऑफ 40% इन दी टेस्ट, यदि उसको जो टेस्ट है उसमें 40% मार्क्स आते हैं, एंड ऑल क्वेश्चंस इन दी टेस्ट कैरीड आउट इक्वल मार्क्स, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इक्वल मार्क्स के हैं, ठीक है। अब आगे क्या बताना है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन दी टेस्ट, तो टेस्ट में कितने क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब देखो लेटर से ईच क्वेश्चंस इज इक्वल टू एक्स मार्क्स, ठीक है। जो हर एक क्वेश्चन है वो एक्स मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। और ये बताया गया है कि वो क्वेश्चन कितने करता है, 8 क्वेश्चन सॉल्व करता है, ठीक है। तो मार्क्स कितने आएंगे, ठीक है। अब आपको पता है एक्स मार्क्स का एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, सारे एक्स मार्क्स के हैं और 8 क्वेश्चन वो सॉल्व करता है और हर क्वेश्चन में उसको एक्स का हाफ मार्क्स मिलता है, यानी कि 50% ऑफ एक्स मार्क्स मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ 0.5 एक्स मार्क्स उसको मिलता है, या फिर 1/2 ऑफ एक्स मार्क्स उसको मिलता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि वो 8 क्वेश्चन सॉल्व करता है और हर एक पे उसको x/2 मार्क्स मिलता है, ठीक है, तो हर एक पे 8 इंटू x/2 मार्क्स उसको मिल रहा है, तो 4x मार्क्स उसको टोटल आते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है 8 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसको 4x मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये आपको बताया गया है कि ये जो 4x मार्क्स हैं ये 40% के इक्वल हैं, ठीक है। तो जो 4x मार्क्स हैं वो किसके इक्वल हैं, 40%, ठीक है। अब देखो टेस्ट कितने का होता है, 100% का होता है, ठीक है। टेस्ट कितने का होता है, 100% का होता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखो यदि मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो x कितना आ जाएगा, 10%, ठीक है। तो आप देख सकते हो हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, x मार्क्स का। तो मैं कह सकता हूँ ईच क्वेश्चन कैरीड 10% ऑफ द टोटल मार्क्स, ठीक है, ठीक है। टोटल मार्क्स का 10% कैरी करता है हर एक क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि एक क्वेश्चन यदि 10% मार्क्स कैरी करता है तो 100% मार्क्स कैरी करने के लिए कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, तो आप कह दोगे 10 क्वेश्चंस होने चाहिए। तो मैं कह सकता हूं यदि टेस्ट में 10 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 10% मार्क्स कैरी करता है तो टेस्ट 100% मार्क्स का हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मैं कह सकता हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है। अब देखो मुझे लगा कि मैं एक बार और इस क्वेश्चन को समझाता हूँ आपको और अच्छे से क्लियर होगा। लेटर से हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है, और वो 8 क्वेश्चन सॉल्व करता है और हर एक क्वेश्चन में उसको आधा मार्क्स मिलता है, यानी कि यदि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 8 क्वेश्चन सॉल्व करता है, 2 की जगह एक मार्क्स उसको मिलेगा, तो उसके 8 मार्क्स आ जाएंगे। और ये बताया गया है कि 8 मार्क्स किसके इक्वल है, 40% के इक्वल, ठीक है। तो आप देख सकते हो 8 मार्क्स इज इक्वल टू 40%, ठीक है। तो यदि मैं इसको 100% कैसे बना सकता हूँ, आप देख सकते हो 40% लाने के लिए उसके कितने मार्क्स आए, 8 मार्क्स आए, ठीक है। अब देखो मुझे 100% बनाना है तो क्या करूँ, मैं इसको 20% बनाता हूँ, तो 20% के लिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 मार्क्स। यदि उसके 4 मार्क्स आते तो 20% हो जाते। यदि 100% बनाना है तो इसमें कितने, देखो इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैं 100 बनाने के लिए इंटू करूँगा 5 से, तो यहाँ पे भी इंटू कितने से करूँगा, 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, 20 मार्क्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं ये कह दूंगा कि 20 मार्क्स यदि उसके आते हैं तो 100% उसके आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो उन्होंने पूछा है कितने क्वेश्चंस होने चाहिए। आप देखो टोटल मार्क्स, जो टोटल टेस्ट है वो 20 मार्क्स का है, ठीक है। आपने देखा 100% मार्क्स जो हैं किसके इक्वल हैं, 20 मार्क्स के। तो मैं कह सकता हूँ जो टोटल टेस्ट है वो 20 मार्क्स का है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, ठीक है। ध्यान से समझो, जो टोटल टेस्ट है वो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2, दैट इज नथिंग बट 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है ना। यदि टोटल जो मार्क्स हैं, लेटर से मैं कहता हूँ आपसे कि मेरे पास एक टेस्ट है जिसके अंदर 40 मार्क्स का टेस्ट है, ठीक है। जो टोटल टेस्ट है वो 40 मार्क्स का है और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे। सिमिलरली 20 मार्क्स का मेरे पास टोटल टेस्ट है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 2015 में पूछा गया है।
कैंडिडेट्स इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंसिस्टेड ऑफ 60% मैन एंड 40% वीमेन. 70% men and 75% women cleared the qualifying test and entered the final test, where 80% men and 70% women वर सक्सेसफुल. ठीक है, अब देखो ये आपका जो यूपीएससी का एग्जाम है, आप उससे अच्छे से रिलेट कर पाओगे इसको. ठीक है, अब देखो मैंने डायग्राम के थ्रू में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा. लेटर से टोटल एस्पिरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स हमारे पास 100x हैं और 60% मैन हैं, तो जो वीमन है वो 40% है. ठीक है, तो 100x टोटल स्टूडेंट्स हैं उसका 60% क्या हो जाएगा, 60x मैन एंड 40x वीमन. ठीक है, अब देखो आगे क्या बताया गया है. जो क्वालिफाई होते हैं यानी कि जो फर्स्ट टेस्ट जो क्वालिफाइंग टेस्ट में क्वालिफाइड होते हैं वो कितने हैं, 70% मैन एंड 75% वीमन. तो मैन यानी कि 60x का 75%, क्योंकि मैन कितने हैं हमारे पास 60x. ठीक है, और वीमन कितने हैं हमारे पास 40x. ठीक है, तो जो मैन है उसका 70% क्वालिफाई होते हैं, तो कितना हो जाएगा जब 60 का 70%. देखो कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूं. देखो 7 आपको पता होगा 10% क्या होता है 1/10, तो 70% क्या हो जाएगा 7/10 ऑफ 60. इससे ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 42. तो मैं कह सकता हूँ 42x मैन क्वालिफाई कर देते हैं क्वालिफाइंग एग्जाम को, और 75% ऑफ 40 तो ये हो जाएगा 30x. तो मैं कह सकता हूँ 30x विमन क्वालिफाई कर देती हैं फर्स्ट राउंड को. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, यदि एग्जाम में आपसे कुछ और पूछ लेते तो देखो यहाँ पे कितने हैं 42, यहाँ पे कितने 30, तो ये कितने हैं 72x. तो अगर वो आपसे ये पूछ लेते कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो 72x क्वालिफाई कर गए, कितने नहीं कर पाए 28x. तो मैं कह देता कि 100x का 28x कितना हो जाता 28%. तो मैं कह देता कि 28% जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई एग्जाम को नहीं कर पाए. ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में हमारे पास नहीं है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है. ठीक है, अब देखो आगे क्या गिवन है. देखो क्वालिफाई कितने हो गए 42 मैन एंड 30 वीमन. अब आगे क्या है 80% मैन एंड 70% वीमन वर सक्सेसफुल. कहने का मतलब है जो सेकंड राउंड है, ठीक है, जो मेंस हैं उनमें 80% तो मैन क्लियर करते हैं और 70% वीमन क्लियर करते हैं. ठीक है, अब देखो आगे क्या है कि 80% मैन, तो 42 का देखो जो क्वालिफाई हो गए उनकी बात हो रही है, ना कि इसकी. क्वालिफाई होने के बाद ही तो हम सेकंड राउंड में भेजेंगे, वरना भेजेंगे ही नहीं. ठीक है, तो इसका 80% निकालेंगे. 42 का 80% वो आपको पता ही कैसे निकालते हैं. 42 का 80%, तो 80% क्या हो जाएगा 8/10 ऑफ 42. तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 33.6x आएगा. तो कह सकता हूँ 33.6 मैन क्वालिफाई कर जाएंगे, जो हमारा सेकंड टेस्ट है जो मेंस है उसको भी क्वालिफाई कर जाएंगे. कहने का मतलब है कंप्लीटली पास हो जाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर. ठीक है, अब देखो 70% और वीमन. ठीक है, 30% वीमन यानी कि 30x वीमन ऐसी थी जो क्वालिफाइंग टेस्ट को क्वालिफाई कर गए थे, उनका 70%. तो 30x का 70% क्या हो जाएगा 21x. तो मैं कह सकता हूँ 21x वीमन ऐसी हैं जो एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे. ठीक है, अब देखो मैं एक और आपको अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ. लेटर से मैं x को यहाँ से हटा देता हूँ. ठीक है, x को हर जगह से हटा देता हूँ. ठीक है, क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि x की ज़रूरत नहीं है, तो आप हटा सकते हो. ठीक है, अब आप देख सकते हो टोटल कैंडिडेट कितने हैं. देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को. टोटल कैंडिडेट हमारे पास 100 हैं, 60% मैन है तो 60 मैन और 40% वीमन तो 40 वीमन. अब क्वालिफाइंग एग्जाम में कितने पास होते हैं 70% मैन, तो 60 का 70% कितना हो जाएगा 42 एंड 75% वीमन, तो 40 का 75% कितना हो जाएगा 30. ठीक है, तो कह सकता हूँ क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं 42 मैन एंड 30 वीमन. अब जो मेंस है सेकंड एग्जाम है उसके अंदर क्वालिफाइड में से 80% क्वालिफाई मतलब 80% पास करते हैं सक्सेसफुली सेकंड राउंड को, और देखो मैन का 80% कितना हो जाएगा 42 का 80% 33.6 और इसका 30%. देखो वुमेन कितनी है जो क्वालिफाइड कर रही है 30, तो उसका 70%, तो 30 का 70% कितना हो जाएगा 21. ठीक है, ध्यान से समझो. लास्ट टाइम एक और बताता हूँ कि टोटल स्टूडेंट 100 हैं, 60% मैन है और 40% वीमन. तो 60 मैन, ठीक है 60 मैन और वीमन कितनी हो जाएंगी 40. क्वालिफाइड स्टूडेंट
मैन का 70% क्वालिफाइड होते हैं, तो 60 का 70% क्या हो जाएगा 42, और विमेन 75% क्वालिफाइड होती हैं, तो 40 का 75 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखो क्वालिफाइड स्टूडेंट में से जो मैन हैं उनमें से 80% सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं, मतलब जो टेस्ट का सेकेंड राउंड है उसको कंप्लीट कर पाते हैं 80%, तो 42 का 80% हो जाएगा 33.6। सिमिलरली जो क्वालिफाइड विमेन हैं उनमें से 70% क्वालिफाई कर पाती हैं सेकेंड राउंड को, यानी कि जो देखो ध्यान से सुनो, क्वालिफाइड विमेन कितनी है 30, उनमें से 70% सक्सेसफुली टेस्ट को पास कर पाती हैं, यानी कि सेकंड राउंड को पास कर पाती हैं। तो सेकंड राउंड का 70% निकालो, 30 का क्या हो जाएगा 21। तो देख सकते हो 21 विमेन हैं जो सक्सेसफुली पास हो पाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये ऐसे हैं जो 33.6 मैन पास होते हैं और 21 विमेन पास होती हैं। अब देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए बोल रहा है सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमेन। ठीक है, जो विमेन है उनके लिए सक्सेस रेट हायर है। ठीक है, देखो सक्सेस रेट निकालते हैं। ठीक है, सक्सेस रेट कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप मुझे पता है कि गलती करोगे। ठीक है, देखो टोटल मैन कितने हमारे पास 60 मैन, 100 स्टूडेंट को नहीं देखना है हमको, मेंस को देखना है और वुमेन्स को अलग देखना है, मेंस को अलग देखना है। 60 मेंस हैं जिनमें से 33.6 मैन पास कर पाते हैं टेस्ट को। ठीक है, कंप्लीटली दोनों राउंड को पास कर पाते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 56। तो मैं कह सकता हूं कि जो 56% जो रेट है, सक्सेस रेट क्या है मेंस का 56%, यानी कि टोटल मेंस में से 56% सक्सेसफुली टेस्ट को पास कर पाते हैं। विमेन का निकालेंगे तो 40 विमेन है टोटल, 21 पास कर पाते हैं, तो ये आएगा आपका 52 पॉइंट समथिंग। तो आप देख सकते हो सक्सेस रेट किसका ज़्यादा है, मेंस का। आपको 100 के रेस्पेक्ट में नहीं देखना है बच्चा, 100 के रेस्पेक्ट में गलत कर दो, क्योंकि वहाँ पे मेंस और विमेन दोनों साथ में है, लेकिन उन्होंने अलग अलग पूछा है। सक्सेस रेट इज हायर फॉर विमेन, तो देखो मेंस के लिए सक्सेस रेट क्या निकलेगा, मेंस कितने 60, पास कितने हो रहे हैं कंप्लीटली 33.6, तो इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 56%। ठीक है, सिमिलरली 40 में से 21 विमेन पास होती हैं, तो इसका हो जाएगा 52 पॉइंट समथिंग। तो मैं ये कह दूंगा कि ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि जो मेंस हैं उनका सक्सेस रेट ज़्यादा है। ठीक है, सेकंड कह रहा है ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि टोटल कैंडिडेट 60 और 40 के बाद यदि हम बात करें क्वालिफाइंग कितने होते हैं, 70% मैन 75% वीमन, अगेन 80% मैन और 70% वीमन। तो ये तो कॉमन है कि 50% से कोई बिलो है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी फेल हो जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है मोर मैन क्लियर दी एग्जामिनेशन देन वीमन, मोर मैंस क्लियर करते हैं एग्जामिनेशन को, ये बात सही है। 56% और 52% कौन ज़्यादा है, 56%। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखो ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। और जो बाकी PYQ हैं, देखो PYQ बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये जो कोर्स चल रहा है इसमें हम कुछ ही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं 10 ईयर्स और 15 ईयर्स। ठीक है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये जो मेरा कोर्स है जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं PYQ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, जहाँ पे मैं सारे PYQ डिस्कस करूंगा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करूंगा। तो ये जो कोर्स है इसके अंदर हम कुछ 10 ईयर और 8 ईयर्स और 15 ईयर्स के जो PYQ होते हैं उन्हीं को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये कोर्स है तो कोर्स के अंदर हम सारे PYQ नहीं करा सकते, वरना जो वीडियोज हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है ना, बहुत सारे PYQ जो हैं जो आए हुए हैं अभी तक। ठीक है, तो ये हमारे पास परसेंटेज का टॉपिक आज खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम कल से रेशो एंड प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सेकंड है 15 का। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है एक्चुअल में। ठीक है, और जब मैं वेन डायग्राम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एक टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। ठीक है, एक्चुअल में ये टॉपिक आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जनरली, क्योंकि ये टॉपिक जो होता है इंजीनियरिंग में एक मैथ होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है उसके अंदर एक टॉपिक होता है सेट थ्योरी। ठीक है, और सेट थ्योरी के अंदर एक टॉपिक होता है वेन डायग्राम। ठीक है, और वेन डायग्राम के अंदर एक टॉपिक होता है आपका, आप कह सकते हो
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ोगे वहाँ पे ही एक क्वेश्चन होता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। तो सेट थ्योरी और जो आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है दोनों को मिक्स करके सेट थ्योरी के अंदर हम वेन डायग्राम के अंदर ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप मार्क कर लो कि जब भी मैं वेन डायग्राम पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, और इस तरह के कितने भी क्वेश्चन आप 15 to 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यदि कैलकुलेशन है तो हो सकता है टाइम लगे, लेकिन सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। यदि ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो मार्क्स कटने का कोई लॉजिक नहीं होगा, आप बड़े ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, करेक्टली। ठीक है, अब देखो मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो आपको पता होगा कि लेटर से मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक यूनिवर्सल सेट है और ये 9 तक है। ठीक है, 8 और 9। और मेरे पास एक सेट है ए, इसमें मैंने लिखा 2 3 5 7 और 8। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, दो तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक तो COMPLIMENT और एक होता है COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट ये अलग होता है और एक कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, वो आपको पता ही होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए सी से। ठीक है, या फिर हम कह देते हैं ए बार। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट से, ठीक है, वो सारे सेट हटा दो, यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो ए के अंदर है, और उनको लिख दो जो ए के अंदर नहीं है। ठीक है, अब देखो यूनिवर्सल, देखो मैंने एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 से लेकर 9 तक हमारे पास नंबर हैं, और ए के अंदर 2 3 5 7 8 है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 इसके अंदर है, 4 5 इसके अंदर है, 6 हो जाएगा, 7 8 इसके अंदर है, तो 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सिमिलरली यदि मैं यूनिवर्स कहता हूँ ऑल बॉयज इन दी यूनिवर्स, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा नॉट ऑल बॉयज इन द यूनिवर्स। ठीक है, नॉट लगा देना है। ठीक है, जो यहाँ पे नहीं होना है। ठीक है, सिमिलरली मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाने की कोशिश और करता हूँ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं वेन डायग्राम पढ़ाऊंगा तो हर एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, और लेटर से एक चीज़ मैं आपको पढ़ाता हूँ, वेन डायग्राम पे जाता हूँ थोड़ा सा। लेटर से ये हमारे पास 3 सेट है, ए बी और सी। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये एक्स, ये y और ये z और ये w। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अगर इसको p मानता हूँ, इसको q मानता हूँ और इसको r मानता हूँ, तो p हो जाएगा वो जो सिर्फ a है। ठीक है, और कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, बाहर वाला पार्ट जो सिर्फ a हो और कुछ नहीं हो। और q क्या हो जाएगा, जो सिर्फ b हो और कुछ नहीं हो। और r क्या हो जाएगा, जो सिर्फ c हो और कुछ नहीं हो। x क्या हो जाएगा, x है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ a और b, y क्या हो जाएगा a और c, और z क्या हो जाएगा b और c, और w क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ a b c। ठीक है, दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ इसको। ठीक है, अब देखो मेरे पास 3 सेट है a b c। ठीक है, और यदि मैं आपसे पूछता हूँ a b c होगा क्या, a प्लस b प्लस सी क्या होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये होगा टोटल, देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये यहाँ से शुरू होगा और ये जो भी पार्ट है ये ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इस तरीके से ए बी सी अगर मैं पूछता हूँ तो इस तरीके से आप चलोगे और ये इस तरीके से जाके ये जो भी पार्ट है ए बी सी हो जाएगा। लेकिन यदि मैं आपसे पूछ लेता हूँ इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इस पार्ट को छोड़ के ये जो 3 गोले हैं ना, ये जो डेडलाइन में आपको यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, और ठीक है, तो ये जो ब्लू लाइन के अंदर दिख रहा है ये है ए बी सी, और कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये बाकी का, ये जो बाकी का दिख रहा है ना, ये बाहर वाला, ये क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट समझ आया। ठीक है, क्योंकि ए बी सी क्या है, ये वाला पार्ट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के बाकी जो भी है, क्योंकि ये पूरा सेट यूनिवर्स में मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखो आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो मैं आगे आपको क्या बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे x क्या है, x वो है जो सिर्फ a को रीड कर रहे हैं। ठीक है, x वो है जो सिर्फ a को रीड कर रहे हैं, y वो है जो सिर्फ b को रीड कर रहे हैं, और z वो है जो सिर्फ c को रीड कर रहे हैं लेटर से।
क्यू क्या है, वो हैं जो एक्स और वाई दोनों को रीड कर रहे हैं, यानी कि ए और बी दोनों को रीड कर रहे हैं। जो क्यू है वो दोनों को शेयर कर रहा है, ए को भी और बी को भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आर की बात करता हूँ तो आर, क्यू का मतलब सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है, क्यू का मतलब सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है। आर का मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट। आर क्या है, बी और सी के साथ शेयर कर रहा है, और जो पी है वो ए और सी के साथ शेयर कर रहा है, और जो एस है वो ए बी सी, यानी कि ए बी सी तीनों के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन और या इंक्लूजन जो होता है उसमें ये होता क्या है, ए बी सी कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूं। ए बी सी निकालने का तरीका होता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस करेंगे ए प्लस बी, माइनस करेंगे बी प्लस सी, माइनस करेंगे सी प्लस ए, और प्लस कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आपको समझ आए तो ठीक है, नहीं आता है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो समझने की, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है, छोटा टॉपिक नहीं है। मेरे को 20 से 30 मिनट्स लग जाएगा आपको समझाने में, ठीक है। इसे अभी मैं आपको नहीं समझा सकता क्योंकि क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो अभी ये समझाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो, अब देखो ए क्या है यहाँ पे हमारे पास x प्लस बी क्या है हमारे पास y प्लस सी क्या है हमारे पास z, ठीक है। माइनस कर दो a प्लस बी, यानी कि a और b क्या है q, ठीक है। तो माइनस कर दो q को, माइनस कर दो बी सी क्या है r, ठीक है। माइनस कर दो सी ए क्या है p, ठीक है। और प्लस कर दो पी क्यू यानी कि ए बी सी को, तो ए बी सी क्या है एस ऐसा है जो तीनों को शेयर कर रहा है ए बी सी को, तो प्लस कर दो एस को, ठीक है। तो एक रिलेशन आया, इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। और मैं अब क्वेश्चन आपको कराता हूँ एक्चुअल में, ठीक है। अब आप देखोगे कि 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन अ टाउन 45 पॉपुलेशन रीड मैगजीन ए, 55 रीड मैगजीन बी, 40% रीड मैगजीन सी, 30% read A and B, 15% B and C, and 25% population read C and A, and 10% read all A, B and C, ठीक है। अब देखो जो 45% पॉपुलेशन ए को रीड कर रही है, उसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे ना जो ए के साथ बी को भी रीड करते होंगे और जो ए के साथ सी को भी रीड करते होंगे सिमिलरली, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन का जो फॉर्मूला लिखाया था वो होता है, वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ए जो ओनली ए, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, ओनली ए कितने लोग करते हैं, लेटर से टोटल जो पीपल हैं हमारे पास यूनिवर्स के अंदर या विलेज के अंदर 100 है, ठीक है। अब देखो हमको ये बताना है कि कितने ऐसे हैं जो एक भी रीड नहीं करते, ठीक है। अब देखो हमें ये पता लगाना है कि कितने न्यूज़पेपर या फिर कितने जो मैगजीन्स हैं वो रीड करे जा रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। ए जो मैगजीन ए है वो 45% लोग रीड करते हैं, लेटर से जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं वो 100 हैं, तो 45% क्या हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x जो ए को रीड करते हैं, y जो बी को रीड करते हैं, और z जो सी को रीड करते हैं, ठीक है। p जो ए और बी को रीड करते हैं, आप देख सकते हो मैंने अभी समझाया था। तो ये क्या हो जाएगा p, और ये जो r है वो बी सी वाले हैं, तो ये r, और जो q है वो ए सी वाले हैं, तो ये q, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ए बी सी वाले क्या हो जाएंगे एस, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि वो सारे लोग जो ए बी सी को रीड करते हैं, तो मुझे निकालना है ए बी सी के लिए ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं जो ए बी सी को रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 वाले ए बी बी सी सी और ए सी, ये इनको माइनस कर देंगे, माइनस पी माइनस आर माइनस क्यू, प्लस कर देंगे इस वाले को एस को, ठीक है। अब देखो x कितना है 45, y कितना है हमारे पास 55, z कितना है हमारे पास 40 माइनस, ठीक है, p कितना है हमारे पास 30 माइनस r कितना है हमारे पास 15 माइनस q कितना है हमारे पास 25 प्लस s कितना है 10, ठीक है। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पीपल मैंने 100% को 100 मान लिया है, ठीक है। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 30 और 15 कितना हो जाएगा 45, तो इससे ये कैंसिल, ठीक है। 25, तो अब जब आप देख सकते हो 25 है ये, तो जब मैं इसको माइनस करूँगा देखो ये कितना हो जाएगा 50 एंड 55 105 माइनस 25,
तो ये हो जाएगा आपका 80। तो मैं कह सकता हूँ जो 80 लोग हैं गांव के अंदर, 80 पर यानी कि 80 पीपल या फिर 80% लोग जो हैं वो ABC मैगजीन्स को पढ़ रहे हैं। तो अब देखो ऐसे कितने लोग हैं जो ABC को नहीं पढ़ रहे हैं, तो 20 पीपल। तो मैं कह सकता हूँ, देखो ये क्या आता है, ABC को रीड करने वाले, तो नहीं रीड करने वाले कितने हो जाएंगे 20, ठीक है। तो क्योंकि टोटल कितने 100 है, 100% है टोटल, तो 80 ऐसे हैं जो रीड कर रहे हैं, तो 20 ऐसे हो जाएंगे जो रीड नहीं कर रहे, ठीक है। तो 100 का 20 क्या हो जाएगा 20%। तो मैं कह सकता हूँ 20% पॉपुलेशन गाँव के अंदर ऐसी है जो किसी भी मैगजीन को रीड नहीं करती है। और यदि आपको क्वेश्चन ये समझ नहीं आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा, और अगर आता है तो भी अच्छी बात है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा जब मैं वेन डायग्राम को आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है।